तो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों पर हमारे पास काफी सारे नोट्स और लेख हैं, लेकिन इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स और डेट्स हैं कि थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह याद नहीं करेंगे। अच्छा। हम समझेंगे कि कैसे ये संशोधन एक तरह से न्यायपालिका और संसद के बीच सत्ता के संतुलन की कहानी दिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि एक कहानी है। हाँ बिल्कुल। संविधान की जो जीवंतता है, उसका लचीलापन, वो इसी संशोधन प्रक्रिया में है। अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति देता है, लेकिन मौलिक संरचना को बदले बिना। जी, केशवानंद भारती केस के बाद। सही। इसी वजह से इसे जीवन दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आजादी के ठीक बाद का दौर। हाँ, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सामाजिक असमानता और वो जमींदारी प्रथा को खत्म करना। जी सर। भूमि सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय, बहुत बड़ा। इसीलिए पहले संशोधन ने यह साफ कर दिया कि लोक कल्याण के लिए राज्य व्यक्तिगत अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर सकता है। अच्छा, मतलब देश का हित व्यक्ति के हित से ऊपर है। सही समझी। अब देखिए, पहला संशोधन जो 1951 में हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई। सर, ये 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये इसलिए जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से सुरक्षा मिल सके। जुडिशियल रिव्यू से। हाँ, इससे सरकार बिना कानूनी रुकावट के संपत्ति का पुनर्वितरण कर सकी। अच्छा, मतलब इन कानूनों को उस समय कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और पहले संशोधन में कुछ और भी था। जी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है सर। अब थर्ड और फिफ्थ संशोधन के बारे में कुछ बताइए। 1954 के तीसरे संशोधन ने समवर्ती सूची में बदलाव किया। इससे खाद्यान्न, पशुओं का चारा, कच्चा कपास, जूट, इन सब के उत्पादन और वितरण पर सरकार को नियंत्रण मिला। यानी जरूरी चीजों पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण। बिल्कुल। और 1955 का जो 5वां संशोधन था, उसने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वो राज्यों के क्षेत्र या सीमा में बदलाव से जुड़े विधेयकों पर राज्य विधानसभाओं के लिए एक समय सीमा तय कर सकें, ताकि राज्य उस पर फैसला लेने में बेवजह देरी ना करे। सही। अब आता है 7वां संशोधन 1956 का। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इसमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किया गया था। हाँ, फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद। बहुत बढ़िया। इसमें पुरानी ABCD श्रेणियों को खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसने भारत के संघीय ढांचे को एक नया रूप दिया। जी, प्रशासनिक सुगमता और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर। जी सर, ये पॉइंट अब क्लियर है। अब हम 1961 से 1970s के दशक को देखेंगे। यह काल एक तरह से औपनिवेशिक क्षेत्रों के पूर्ण विलय का था। मतलब जो इलाके पहले पुर्तगाल या फ्रांस के अधीन थे, उन्हें भारत में मिलाया गया। हाँ, इसे एक क्रम में समझते हैं। 10वें, 12वें और 14वें संशोधन। ठीक है। इनके तहत दादर और नगर हवेली, फिर गोवा, दमन और दीव और पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश UT के रूप में भारत में शामिल किया गया। तो ये तीनों संशोधन क्षेत्रीय एकीकरण से संबंधित थे। सही। इसके बाद नए राज्यों का निर्माण भी हुआ। 13वें संशोधन से नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जी, नागालैंड को। और 22वें संशोधन से असम से अलग करके मेघालय का गठन हुआ। तो नागालैंड 13वां और मेघालय 22वां। बिल्कुल। फिर कुछ संस्थानिक और भाषाई विस्तार हुए। 15वें संशोधन से हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 साल कर दी गई। और सर, 21वां संशोधन वो भी इसी दौर का है ना? हाँ, 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। सर, इसका महत्व क्या था, मतलब परीक्षा के नजरिए से? इसका महत्व ये है कि भारतीय संविधान सिर्फ भूगोल को ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई आकांक्षाओं को भी अपने में समाहित करता है। ये मेंस के आंसर राइटिंग में एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। जी सर, मैं इसे नोट कर लेती हूँ। अब आता है 1970 का दशक। भारतीय राजनीति में बहुत उथल-पुथल वाला दौर था ये। हाँ सर, ये विधायी न्यायिक संघर्ष का चरम बिंदु था। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, सब इसी समय के हैं। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में 1971 में 24वां संशोधन हुआ। इसने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की स्पष्ट शक्ति दे दी। मतलब गोलकनाथ केस के प्रभाव को खत्म करने के लिए? हाँ, यह संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का एक सीधा प्रयास था। फिर आया 25वां संशोधन 1971 में ही। जी,
इसने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया था। सही। और इसी में अनुच्छेद 31C भी जोड़ा गया था। शाबाश। जी सर, अनुच्छेद 31C ने कुछ निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों एफआर पर प्राथमिकता दी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को कानूनी चुनौतियों से ऊपर रखना था। बिल्कुल। इसी साल 26वां संशोधन भी हुआ, जिसने भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स और उपाधियां समाप्त कर दी। इसने लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा दिया। सही। अब बात करते हैं सबसे विवादास्पद संशोधन की, 42वां संशोधन 1976। इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं, पर ऐसा क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इसने बहुत बड़े बदलाव किए। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य शामिल किए। लेकिन इसका एक और पहलू था। क्या? इसने कार्यपालिका को बहुत ज्यादा शक्ति देकर न्यायपालिका को कमजोर कर दिया था। अच्छा, इसीलिए इसकी इतनी आलोचना होती है। हाँ, और इसी के दुरुपयोग को ठीक करने के लिए 1978 में 44वां संशोधन लाया गया। इसे करेक्टिव अमेंडमेंट कहते हैं। इसने क्या-क्या ठीक किया सर? इसने आपातकाल के लिए जो आंतरिक अशांति शब्द था, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका लक्ष्य संविधान के संतुलन को फिर से बहाल करना था। सही पकड़ी। 42वां और 44वां संशोधन, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जी सर, ये अब बिल्कुल साफ हो गया है। 1980 के बाद का दौर राजनीतिक स्थिरता और जमीनी लोकतंत्र मतलब ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करने का था। जी सर। इसी क्रम में 1985 में 52वां संशोधन आया। दल बदल विरोधी कानून, आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए। बिल्कुल, और इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसने सरकारों को स्थिरता दी, लेकिन हाँ, कुछ हद तक सांसदों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को भी सीमित किया। ठीक है सर। फिर 1989 में आया 61वां संशोधन। इसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये क्रांतिकारी कदम था। इससे देश के युवाओं को राजनीति में सीधी भागीदारी मिली। हाँ, इसने भारत के यूथ बल्ज को, कह सकते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया और लोकतंत्र को ज्यादा प्रतिनिधि बनाया। जी सर। और फिर 1993 में हुए 73वां और 74वां संशोधन। ये विकेंद्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर हैं। पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित। सही। इन्होंने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। इससे भारत का शासन ढांचा 2 स्तरीय से 3 स्तरीय हो गया। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो गया। जी। और 69वां संशोधन, वो दिल्ली से संबंधित है ना? 1991 का। हाँ, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा और एक विधानसभा दी गई। अच्छा, दिल्ली को विशेष दर्जा इसी से मिला। अब हम 21वीं सदी के संशोधनों को देखेंगे। ये मुख्य रूप से अधिकारों के विस्तार और आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित हैं। जी सर, एक एक करके समझते हैं। 2002 में 86वां संशोधन हुआ। शिक्षा का अधिकार। हाँ, इसने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत। फिर 2003 में 91वां संशोधन आया। इसने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल सीटों का 15% तक सीमित कर दिया। और इसने दल बदल कानून में भी कुछ बदलाव किया था। बहुत अच्छा याद है तुम्हें। इसने दल बदल में 13 सदस्यों के विभाजन मतलब स्प्लिट के नियम को खत्म कर दिया। अब केवल विलय, मर्जर ही मान्य है। जी सर, अब ये और सख्त हो गया है। 2016 में 101वां संशोधन, जिसे जीएसटी लागू हुआ। एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर। सही। इसने पूरे भारत को एक साझा बाजार बना दिया। फिर 2019 में 130वां संशोधन आया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण। हाँ, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। इसी साल 104वां संशोधन भी हुआ। जी। इसने SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त कर दिया। अच्छा, तो अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता? नहीं। और सबसे हालिया और महत्वपूर्ण है 2023 का 106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। हाँ, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है सर? यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन के बाद ही प्रभावी होगा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जी सर।
मैं इसे ध्यान रखूंगी। तो आज हमने सभी प्रमुख संशोधनों को कवर कर लिया है। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। जी सर। याद रखिए, 15वें संशोधन ने एचसी जजों की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 की और 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से 18 की। जी सर। और 44वें संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया था, जिसे 42वें ने 6 साल किया था। बहुत बढ़िया। और 4 नई अनुसूचियां कौन सी जोड़ी गई? 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका। शानदार। चलो अब तुम्हारी समझ को परखने के लिए कुछ एमसीक्यूज पूछता हूं। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल। पहला सवाल, किस संशोधन ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए बने कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करने पर भी वैध रहेंगे? सर, ये 25वां संशोधन था जिसने अनुच्छेद 31C जोड़ा था। एकदम सही। अगला सवाल, आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन को समाप्त करने का प्रावधान किस संशोधन में है? ये हाल ही में हुआ है, 104वां संशोधन 2019। बहुत अच्छे। आखिरी सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 106वां संशोधन कब लागू होगा? सर, ये अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। शानदार। तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इन सभी पॉइंट्स पर अच्छे से रिवाइज कर लेना। यस सर, अब ये मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्लियर हो गया। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए भी उठता है। जी, क्या? हमने देखा कि 136वां संशोधन यानी महिला आरक्षण कानून बन चुका है, लेकिन उसे लागू होने में अभी जनगणना और परिसीमन का इंतजार है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक संवैधानिक बदलाव को इतना समर्थन मिलता है, तब भी उसे जमीन पर उतारने में इतनी प्रक्रियात्मक देरी और चुनौतियां क्यों हैं? यह हमें कानून बनाने और उसे लागू करने के बीच के फासले के बारे में क्या बताता है?